तो कहानी स्टार्ट होती है विदाउट बीइंग हेजिटेटेड कि भाई कहानी स्टार्ट होती है, एक साइंसदान थे जिसका नाम था डी ब्रोय, पढ़ते डी ब्रोय लिखते डी ब्रोगले। ये बंदा कर रहा था भाई पीएचडी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो वहां पर जो है पीएचडी की थीसिस के अंदर इसने ये बात, देखो पीएचडी होती है 5-6 सालों की, ठीक है, इसके ऊपर बड़ी लंबी मेहनत होती है। तो पीएचडी की थीसिस के अंदर इसने ये बात लिख दी भाई कि इलेक्ट्रॉन जो है तो वो वेव नेचर भी शो करता है। अभी तक जो दुनिया के अंदर मॉडल चल रहा था वो बोहर का एटॉमिक मॉडल चल रहा था, यानी बोहर ने जो हमें बताया था कि फिक्स शेल्स होती हैं और फिक्स एनर्जी होती हैं, जो बोहर ने जो बात बताई थी वो मॉडल अभी तक चल रहा था, जो कि था क्या 2D मॉडल, इसको क्या कहते हैं 2D मॉडल कहते हैं, ठीक है। तो ये मॉडल चल रहा था अभी तक दुनिया में वाइडली एक्सेप्टेबल था, लेकिन यहां पर डी ब्रोय ने बात कर दी कि इलेक्ट्रॉन तो भाई डुअल नेचर जो है तो शो करता है, यानी वो पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी है। अब उस वक्त चूंकि उसका सुपरवाइजर ये चाह रहा था कि इसके थीसिस में रिजेक्ट कर दूं, ठीक है, ताकि इसको डिग्री ना मिले, क्योंकि ये तो ऐसी एक फजूल सी बात कर रहा है, क्योंकि साइंस में तो जो है एक्सपेरिमेंट की वैल्यू होती है, जुबानी कलामी वैल्यू नहीं होती। तो उसने एनी हाउ एक फार्मूला भी दिया, ये फार्मूला उसने दिया था, उसने बोला था कि भाई एमवी, यानी एमवी किसको कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम का इनवर्स रिलेशन है किसके साथ, वेव नंबर के साथ, किसके साथ, वेव नंबर के साथ उसका, या वेव लेंथ के साथ उसका क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो मोमेंटम यहां शो कर रहा है पार्टिकल नेचर को और वेव लेंथ यहां पर वेव नेचर को शो कर रही है। यानी उसका मानना यह था कि पार्टिकल का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी कम उसकी वेव नेचर होगी। यानी डी ब्रोय यह बताना चाह रहा था कि भाई हर एक कायनात में जितनी भी चीजें हैं सबकी डुअल नेचर होती है, पार्टिकल नेचर भी होती है और वेव नेचर भी होती है। आपकी भी वेव नेचर है, मेरी भी वेव नेचर है, लेकिन वो अलग बात है कि हम लोग यूं वेव की तरह चलते तो नहीं है। तो भाई क्यों, कैसे हमारी वेव नेचर, तो डी ब्रोय कहना चाह रहा था कि हमारी पार्टिकल नेचर बड़ी ज्यादा है, वेव नेचर हमारी बहुत कम है, क्योंकि हमारा क्या ज्यादा है भाई, हमारा मास ज्यादा है। मास ज्यादा है तो वेव नेचर क्या हो गई है भाई, कम हो गई है। इसी तरीके से अगर जिस चीज का मास बहुत कम हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, उसका मास क्या है 10 टू द पावर में माइनस, 10 टू द पावर माइनस में, तो इतना कम मास होने की वजह से उसकी जो वेव नेचर है वो बहुत ज्यादा है, लिहाजा वो वेव की तरह बिहेव करता है, वेव की तरह जाता है। तो ये बात जो है तो फार्मूले के जरिए थीसिस के अंदर उसने अपनी ये बात लिखी थी, जो यहाँ पर मैंने सामने फार्मूले आपके रखे हैं डी ब्रोय के। अब यहाँ पर जो है तो उस वक्त क्या हो रहा था, एक फंक्शन हो रहा था, उस फंक्शन के ऊपर एल्बर्ट आइंस्टाइन भी आया हुआ था, उस वक्त का मशहूर साइंसदान था। तो उसके सुपरवाइजर ने इसके ये थीसिस एल्बर्ट आइंस्टाइन को बताया, उसने बोला यार मेरा एक सर फिर स्टूडेंट ये थीसिस में ये बात लिख रहा है, इसको डिग्री दूं या ना दूं। तो आइंस्टाइन ने कहा इसको डिग्री दे दो, फिलहाल ये बात तो प्रूव नहीं हुई एक्सपेरिमेंटली, लेकिन इंशाल्लाह ताला जल्द प्रूव होगी। इंशाल्लाह उसने नहीं बोला था, हम बोलते हैं खैर, लेकिन उसने कहा कि यार ये जल्द ही ये बात जो है प्रूव हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डुअल नेचर शो करता है, यानी पार्टिकल की फॉर्म में भी होता है और वेव की फॉर्म में भी क्या काम करता है, एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज हाउ डी ब्रोय टेक हिज डिग्री एंड ही इज द स्टूडेंट ऑफ व्हाट, ये स्टूडेंट था बोहर का। किसका स्टूडेंट था भाई, नील बोहर का ये स्टूडेंट था। तो उसी की बात को गलत करना चाह रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद उसी के जो आगे शागिर्द थे डेविसन और जर्मर और जे थॉमसन का बेटा जेपी थॉमसन, उन्होंने इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन मेथड के जरिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन मेथड। इसके जरिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन की जो वेव नेचर है वो प्रूव कर दी। यानी अब दुनिया ये मानने को तैयार हो गई भाई कि इलेक्ट्रॉन जो है 2D से निकल के 3D में चला गया, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन वेव है और वेव का कहीं पर बता नहीं सकते हो कि तुम कहां पर हो सकती है, लिहाजा डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इन साइंसदानों ने क्या किया था, फिर प्रूफ किया था। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते ये जो बोहर का मॉडल अभी तक हमने पढ़ा है और ये जो सारी बातें पढ़ी है कि शेल होती है, एनर्जी होती है, ये होती है, वो होती है, सारी बातें गलत। ये 2D मॉडल ही गलत हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां 2D से इधर शेल से निकल के वो तो किधर और चला गया। इलेक्ट्रॉन तो शेल से निकलकर क्या बन चुका है भाई, वेव बन चुका है। शेल से निकल के क्या बन चुका है, वेव बन चुका है। अब वेव तो शेल के अंदर नहीं होती, वेव तो कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। तो आप कैसे बता सकते हो, यही तो मसला था ना। एक साइंसदान और आया यहाँ पर, देखो सारे साइंसदान इसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे। तो हेसेनबर्ग एक साइंसदान थे, उन्होंने हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दे दिया। उन्होंने कहा कि यू कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट एंड साइमल्टेनियस पोजीशन ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल। दोबारा मैं बता रहा हूं आप लोगों को, हेसेनबर्ग ने कहा यू कैन नॉट, मेरे साथ बोलो, यू कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट एंड सिमल्टेनियस पोजीशन ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल। एक माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल की आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते हो, लेकिन मैं उसको और भी मॉडिफाई करके आपको बताता हूं कि किसी भी चीज की आप एग्जैक्ट पोजीशन कभी भी नहीं बता सकते हैं। लेट अस सपोज दैट आप वहां से मुझे पॉइंट करें, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, वॉक कर रहा हूं, और अगर आप मुझे वहां से पॉइंट करते हैं, आप कहते हैं कि सर आप यहां पे हैं,
आपने जैसे ही पॉइंट किया तो मैंने तो एक कदम लेके वहां से आगे चला गया, यानी कि आपने जिस वक्त मुझे पॉइंट किया तो तब तक तो मैंने अगला कदम लेके आगे चला गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी मूविंग पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते हो। तो आप ये कैसे बता सकते हो कि ये यहां पे इस तरह इस तरह इस तरह, ये सारी बातें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहां तक मतलब बात हो गई कि भाई बाहर निकल गया और 3D फॉर्म में चला गया और वो एक वेव बन गया। अब वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम चाहिए था, एक ऐसा मॉडल चाहिए था एटम का जो कि बहुत ही मॉडिफाई हो, और पुरानी सारे किस्से जो हैं तो यहां पर क्या हो चुके थे, गलत हो चुके थे। तो साइंसदान बहुत ज्यादा परेशान थे। एंड हियर कम्स द स्टार ऑफ द शो एंड द नेम इज स्क्रोडिंगर। तो स्क्रोडिंगर एक साइंसदान आया, उसने कहा कि भाई मैं हूं ना, मैं बताऊंगा इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन। तो उसने कहा, स्क्रोडिंगर ने, कि आप ये बता नहीं सकते कि एक मूविंग पार्टिकल कहां पे है, लेकिन ये तो बता सकते हो ना कि कहां पे हो सकता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? ये फुल रूम है यहां पर जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं। तो भाई अगर मैं यहां पे मूवमेंट कर रहा हूं, मैं यहां पे मोशन कर रहा हूं, यहां पे चल रहा हूं, तो आप मेरी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, लेकिन ये तो बता सकते हो ना कि इस एरिया में सर की प्रेजेंस ज्यादा है, बाकी एरिया में सर की प्रेजेंस ज्यादा नहीं है। तो यही चीज जो है स्क्रोडिंगर ने भी की, और उसने एक इक्वेशन दी जिसको हम लोग कहते हैं क्या भाई, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन या इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी वेव इक्वेशन। और यहीं से कंसेप्ट्स फिर ऑर्बिटल के भी आए और मुख्तलिफ चीजें यहीं से निकल के आई। तो वो जो इक्वेशन थी ना भाई, जो कि हमें स्क्रोडिंगर ने दी, वो यहां पर मैंने लिखी हुई है। उसकी इक्वेशन का मैंने यहां पर शॉर्टकट फॉर्म लिखा है। देखो ये शॉर्टकट फॉर्म है उसकी इक्वेशन का। यहां पर ई जो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ई क्या है भाई? ई बेटा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और इसी के साथ साथ ये जो साइन आपको नजर आ रहा है, इसको जाई कहते हैं, जाई। और ये जो H है इसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का मतलब होता है कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको मालूम करने में ये मदद देता है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या करता है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को मालूम करने में मदद देता है। ये एक ऑपरेटर है, जैसे इसके जरिए हम लोग काम लेते हैं। तो भाई हुआ क्या? हुआ ये कि ये इक्वेशन के जरिए आप क्या काम कर सकते हो? इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बता सकते हो। ये बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कहां कहां पे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पी ऑर्बिटल, ये मैंने क्या बनाया है? एक पी ऑर्बिटल बनाया है। पी ऑर्बिटल क्या बनाया ये मैंने? पी ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल क्या होता है भाई? ऑर्बिटल इज द प्लेस वेयर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिटल वो जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन के रहने के चांसेस क्या होते हैं? सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये पी ऑर्बिटल मैंने यहां पे बनाया है। अब यहां पर आप देख सकते हैं इस ऑर्बिटल की ये जो बाउंड्री है, ये जो डंबल शेप है, इस बाउंड्री को हम लोग किसके जरिए पता लगाते हैं कि यार एक इलेक्ट्रॉन की वो बाउंड्री का, जैसे इस रूम की एक बाउंड्री है कि ये रूम इतना है, ऐसे ही वो इलेक्ट्रॉन की बाउंड्री कितनी होगी कि किसके अंदर इलेक्ट्रॉन रह रहा है, तो उस बाउंड्री के बारे में हमें जाई बताता है। यानी जाई की जो वैल्यू होती है इक्वेशन को सॉल्व करने से, वो हमें बाउंड्री लाइन बताती है। और जाई स्क्वायर हमें क्या बताता है? जाई स्क्वायर हमें बताता है कि अंदर इलेक्ट्रॉन कहां कहां हो सकता है, उस बाउंड्री के अंदर इलेक्ट्रॉन किस किस पोजीशन पे हो सकता है, ये हमें कौन बताता है? जाई स्क्वायर बताता है। इसी के साथ साथ ऑर्बिटल के अंदर एक ऐसी जगह भी होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जीरो होते हैं, और उस जगह को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? उस जगह को हम लोग नोड कहते हैं। नोड समझते हैं? नोड एक ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के रहने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो। तो अभी तक हमने कुछ डिस्कशन की, और ये जरूरी डिस्कशन थी कि आपको पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड में चल रहा क्या था। देखो कोई भी टॉपिक है ना, आपने सही डीपली पढ़ना है, फुल डीपली, एक घंटे की, डेढ़ घंटे की क्लास लेनी है, डीपली पढ़ना है, तब जाके आपकी चीजें जो हैं तो क्लियर होंगी और आपके एमसीक्यूज भी क्लियर होंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा कि हिस्ट्री क्या थी और किस मुसीबत में साइंसदान फंसे, फिर एक स्टार ऑफ द शो आए और उन्होंने ये मॉडल गलत किया, ये मॉडल गलत हो चुका था बल्कि बोहर का, तो फिर उन्होंने एक नया वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पेश किया, तो उसको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं।